हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई हो रही है आप लोगों की? कुछ याद हो रहा है? आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? जो हमारी कल की क्लास या इसके पहले जो भी क्लासें हुई उसमें कुछ समस्याएं हो तो पूछ लीजिए। चलिए, कोई पूछेगा कुछ? मतलब कोई समस्या नहीं है? आप लोगों को सब एक बार में पता चल जाता है, याद हो गया? वाह वाह वाह, चलिए अच्छी बात है। फिर तो ऐसे रिजल्ट भी आए। देखिए, आज की हमारी विषय वस्तु है महापाषाणिक संस्कृति। जैसे हम देखें यहाँ पर लिखा है महापाषाण युगीन संस्कृति। ताम्रपाषाण काल जो है खत्म हो गया। ये देखिए, जो महापाषाण युगीन संस्कृति है ना, इससे ताम्रपाषाण काल से थोड़ा अलग है। यह क्यों अलग है? यह संस्कृति सबसे अधिक दक्षिण भारत में प्रचलित है। काफ़ी समय बाद खैर उत्तर भारत में भी हुआ, इसका खोज हुआ कि उत्तर भारत में भी यह महापाषाणिक संस्कृति पाई गई है। देखिए, दक्षिण भारत में इसके जो संस्कृति है महापाषाणी का, ये कैसे आई? महापाषाण काल के तुरंत बाद ही यह महापाषाण काल संस्कृति आ गई। वहाँ पर ताम्रपाषाण काल वाली संस्कृति नहीं देखने को मिलती, अर्थात ये कि तांबे का वहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा था। अब महापाषाण क्यों? महापाषाण इसलिए क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, दक्षिण भारत में जितने भी लोग थे महापाषाण काल के लोग, वो लोग अपने जो घर के लोग, जो अपने उनके प्रियजन थे, जो मृतक जो मर जाते थे, उन मृतकों को जब कब्र में दफनाते थे तो उनके आगे पीछे बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे। ठीक, बड़े बड़े पत्थरों को लगा देते थे, यानी इसलिए वह महापाषाण काल कहा गया। इसलिए महापाषाण युगीन संस्कृति को हम पढ़ेंगे। अब चलिए, इसी के आगे मैं लिख रही हूँ, आप लोग समझते रहिए और मेरे साथ लिखते रहिए। देखिए, क्या हुआ? पूछना है कुछ? पूछेंगे? अच्छा, मैं जो बता रही हूँ बेटा लिखते रहिए, ठीक है ना। देखिए, महापाषाण शब्द यहाँ पर ये जो है महापाषाण, ये महा का मतलब क्या है? महा का मतलब कि बड़ा हो गया, बड़ा, बहुत बड़ा। और पाषाण का मतलब पत्थर ही होता है। ठीक, इसको इंग्लिश में मेगालिथिक कल्चर कहते हैं, ठीक है ना। महापाषाण शब्द यहाँ पे लिखिए, महापाषाण जो शब्द है, इस शब्द की बात कर रही हूँ। महापाषाण शब्द कहाँ से? शब्द कैसे? ये जो शब्द है ना, ये है मेगा। ठीक, मेगा प्लस लिथोस, मेगा प्लस लिथोस। अब देखिए, मेगा का मतलब होता है बड़ा। मेगा का मतलब क्या हुआ? बड़ा, बड़ा यानी कि बृहद। अब लिथोस का मतलब क्या होता है? लिथोस का मतलब पत्थर हो गया, पत्थर यानी बड़े पत्थरों का काल, बड़े पत्थरों वाली संस्कृति। ठीक, यह बात तो आपको समझ में आई। यह मेगा और लिथोस से मिलकर बना है, ठीक है ना। ये आप लिखिए साथ में। ठीक, बीच बीच में मैं आपको समझाती रहूंगी और साथ साथ आप मेरे लिखते रहिएगा, ठीक है बेटा। लिखिए, महापाषाण युगीन संस्कृति के जो लोग थे, मृतकों को कब्रों में दफनाते थे। ठीक, दफनाते थे ना। अब यहीं इसे में लिखिए, आगे लिखिए, महापाषाण युगीन, महापाषाण युगीन संस्कृति
संस्कृति के लोग अपने अपने मृतकों को, ठीक है ना, अपने मृतकों को कब्रों या समाधियों में, यहाँ कब्र या समाधि, ठीक, कब्र और समाधि का एक ही मतलब होता है, ठीक है ना, कब्र या समाधियों में गाड़ते थे, ठीक। ये क्यों जो है पाषाण खड़ा करते थे, क्यों करते थे, अब जरा लिखिए, मैं अभी बता रही हूँ, ठीक। इनकी सुरक्षा के लिए, अपने लोग जो इनके थे, जो मृतक जो थे, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर, इनके चारों ओर सुरक्षा के लिए बड़े बड़े पत्थर इनकी सुरक्षा के लिए, ठीक ना, इनकी सुरक्षा की बात हो रही है, इनके जो अपने लोग हैं, इनकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े पत्थर चारों ओर घेर देते थे, ठीक। इसलिए इसे महापाषाणिक, लिखिए, इसलिए इसे महापाषाण संस्कृति, ठीक है ना, महापाषाण संस्कृति कहते हैं। कहा गया, लिख दीजिए, कहा गया, इतना लिखिए। देखिए, मैं यह बता रही हूँ कि कुछ, अब ये जो देखिए यहाँ पर महापाषाण अपने लोगों की समाधियों में बड़े बड़े पत्थर को चारों ओर, मतलब रक्षा प्रतीक बना देते थे, दीवार घेर देते। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए, ये मृतक हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर मृतक हो गया, तो इसको क्या करते थे, ऐसे 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 पत्थरों से बना देते थे, ढक देते थे, इसको ढक देते थे, मतलब ऊपर बना देते थे। अब कुछ लोग होते थे इस तरीके से बनाते थे। अब यहाँ इनका ये समाधि है, तो ये ऐसे खड़ा कर देते, ऐसे खड़ा कर देते, और ये ऐसे खड़ा कर देते। ये सब क्या है, यहाँ पर समाधि है इसमें, ठीक, इस तरीके से करते थे। कुछ लोग और करते थे, ऐसे ऐसे समाधि है, इसको और बड़ा खूब ऊपर पत्थर लगा देते थे, मतलब घेर देते थे पत्थरों को। मेरी डिज़ाइन बहुत अच्छी नहीं है, जैसा है मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब बहुत सारे लोगों को तो कम, एक मेजदार बना देते थे ऊपर, ज़मीन के ऊपर, ठीक। कुछ लोग ज़मीन के नीचे ही नीचे तह पर भी लगा देते थे पत्थरों को। मतलब जिसके पास जितनी पत्थर ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो कोई विशिष्ट व्यक्ति रहा होगा, नहीं। हाँ, देखिए भाई, हमारे यहाँ भी अगर कोई विशेष व्यक्ति होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, चंदन की लकड़ी से भी जला देते हैं, है ना। बाकी सामान्य लोग आम की लकड़ी से या किसी अन्य लकड़ियों से भी जला दिए जाते हैं, उनका दाह संस्कार होता है। तो इसका मतलब कि उस समय के लोग, जिनके ऊपर जितने पत्थर की बिल्डिंग बनी है, पत्थरों की बिल्डिंग रखी गई हैं, इसका मतलब वह बहुत खास, बहुत धनी आदमी रहा होगा, या मुखिया रहा हो सकता है उस ज़माने में सांसद टाइप की चीज़ें रहे होंगे। क्यों नहीं, सांसद वगैरह नहीं थे। इस तरीके से देखिए पत्थर रखा रहा होता था, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ये हो गया। चलिए अब हम इसको हटाते हैं, अब आगे लिखते हैं, आगे का काम। अगर ना हुआ हो तो तुरंत बोल दिया करिए कि आप लोगों का नहीं लिखा गया। ये जो पत्थर जो खड़े करते हैं, इन पत्थरों को खड़े करने के अपने अपने नाम भी हैं, ठीक है। अपने अपने अलग अलग प्रकार, आकार प्रकार के लोगों को नाम है, अलग अलग स्थानों पे ऐसे पाए गए हैं। चलिए आगे
हमारी क्लास, यह संस्कृति लिख लीजिए यहीं पर। यह संस्कृति मतलब महापाषाण युगीन संस्कृति। यह संस्कृति पूर्वी मध्य तथा उत्तर पश्चिम में देखने को मिलता है, ठीक है ना, मिलती है। दक्षिण भारत में इस संस्कृति का विशेष महत्व है। अगली लाइन लिखिए, दक्षिण भारत में इस संस्कृति का विशेष महत्व है। अब ये विशेष महत्व क्यों है? दक्षिण भारत में इस संस्कृति का विशेष महत्व क्यों है? क्यों कि वहाँ पे ताम्रपाषाण वाली नहीं देखने को मिलता। वो सीधा ही पाषाण काल के बाद सीधे महापाषाण काल देखने को मिलता है। यह इसका विशेष लक्षण है, ठीक, महत्व है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद, यहीं पर लिख दीजिए, दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद ही यह संस्कृति क्या हो गई? शुरू हो गई थी। शुरू हो गई थी या होती है, ठीक है ना। इतना लिखिए, हो गया बेटा। एक जो है पुरातत्वविद हैं वीडी कृष्णा स्वामी, ठीक, इनके नेतृत्व में, अगली लाइन लिखिए, वीडी कृष्णा स्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत की बृहद महापाषाणिक समाधियों का खोज हुआ। समाधियों वीडी कृष्ण स्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत के बृहद पाषाणिक समाधियों की खोज की गई, ठीक। हम यह लिखें कि वीडी कृष्ण स्वामी थे, इन्होंने दक्षिण भारत में बृहद पाषाणिक समाधियों की खोज की। इन्होंने जब ढूंढने गए तो बहुत विशाल क्षेत्र में बृहद पाषाणी बड़े बड़े पाषाण रखे हुए थे, कब्रों पे समाधि की खोज किया, ठीक है बेटा। आगे बढ़िए। इसमें बृहद पाषाणी के कुछ स्थल मिले हैं। बृहद पाषाण, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। बृहद पाषाणी के स्थल हैं। अब ये स्थल के क्या है? स्थल के अवशेष मिले हैं। अवशेष मिले हैं। अब हम यहीं पे लिख दे रहे हैं इन स्थलों को, ठीक है ना। इन स्थलों को मैं यहीं लिख दे रही हूँ, आप मेरे साथ लिखते रहिए। ब्रह्मागिरी लिखिए, ब्रह्मागिरी ये स्थल हैं बृहद पाषाणी दक्षिण भारत में। मास्की
मास्की, पुदुरकोई, चिंगलपुत्र, ये दिखाई दे रहा है चिंगलपुत्र। अब एक इधर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, एक इधर लिख दे रही हूँ, अगर नीचे नहीं दिखाई देगा तो एक इधर मैं लिख दे रही हूँ, चिंगलपुत्र। सानूर, एक है सानूर, ठीक, यहीं पे आगे आप लिखिएगा, यहाँ मैंने लिख दिया है सानूर, ठीक। ये सब क्या थे, दक्षिण भारत में बृहद, ये कृष्णा स्वामी ने जो बृहद पाषाणिक समाधियों की खोज की, इन जगहों पर खोज किया था। किस जगहों पर, ब्रह्मागिरी, मास्की, पुदकोई, चिंगलपुत्र और सानूर से, ठीक। सानूर से क्या किया, खोज किया था। ये स्याही न जाने क्यों गिर रही है आज, ठीक है बेटा। और कुछ पूछना है? इसके अलावा और भी जगहों पे समाधियां मिली हैं, ये प्रमुख हैं, इसलिए मैं लिखवा दे रही हूँ, ठीक है ना। अब इतना हो गया, अब इसे हटा रही हूँ, ठीक। इन नामों के साथ साथ इस नामों को लिख लिए ना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ, कि यहाँ पर ब्रह्मागिरी एवं तमिलनाडु के, यहाँ लिखिए ब्रह्मागिरी एवं तमिलनाडु के, ये तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के चिंगलपुत्र, ये ब्रह्मागिरी और तमिलनाडु में एक स्थान है चिंगलपुत्र, ठीक। चिंगलपुत्र अभी हम थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, तो नाम ये सब लिखवाए थे ना। यहाँ से इस ब्रह्मागिरी एवं तमिलनाडु के चिंगलपुत्र से डालमोन समाधि मिली है। डालमेन, ठीक, डालमेन समाधि मिली है। अब ये क्या है, एक आकार प्रकार, एक नाम है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये समाधि है, ठीक, यहाँ सोया हुआ है इंसान मर करके, अब इसी के ऊपर ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, इस तरीके से लगा दिया या ऐसे से लगा दिया है, चलो भैया सोए रहो। इनके साथ इनकी प्रिय वस्तुएं भी दे देते थे कि आप यहीं पर रहो और भजन वजन करो। किसको भजन करना था? आत्मा जी को, जो मरते थे, ठीक ना। ये हो गया इतना। अब लिखिए चिंगलपुत्र से, ये जो चिंगलपुत्र है, यहाँ से कुछ और चीज़ें मिली थी। चिंगलपुत्र से स्तूप समाधि, ये तो यहाँ पर देखिए, ये डालमन समाधि, यहाँ से ब्रह्मागिरी और तमिलनाडु के चिंगलपुत्र से डालमन, लह भाई, ये डालमेन समाधि मिली। लेकिन इसके यहाँ से कुछ और भी चीज़ें मिले हैं, यहाँ अलग मैं लाइन लिख दे रही हूँ उसको, ठीक है ना। चिंगलपुत्र से स्तूपाकार समाधि, यहाँ से, और यहाँ से तो ये वाली डालमेन समाधि मिली है चिंगलपुत्र से, लेकिन यहाँ से और भी समाधियों के प्रकार मिले हैं। कैसे? स्तूपाकार समाधि और अत्यष्टि कलश समाधि का उदाहरण क्या हुआ भाई? देखने को मिलता है, ठीक। या लिखिए
अभी हमने यह लिखा कि ये तो डालमेन समाधि मिली ही है, लेकिन चिंगलपूछ से स्तूपाकार समाधि मिली, स्तूप बने हैं, ठीक। और अत्यष्टि कलश यानी कलश में भी समाधान हुआ है, कलश में भर के भी इनके कब्रों में दफना दिए गए थे, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो मैंने नवपाषाण काल में लिखवाए हैं, फिर भी मैं यहाँ नामों को मैं लिखवा दे रही हूँ कि ताकि आप लोगों को यह पता चले कि नहीं, नवपाषाण काल में जो था वह महापाषाण काल में भी है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ तुरंत ही पाषाण काल के बाद तुरंत महापाषाण काल शुरू हो गया था, इसलिए यहाँ पर लिखवाना ज़रूरी है। मैंने सोचा था कि मैं ना लिखवाऊँ नामों को, बाकी बता दूँगी, पर कहीं कम आप लोग संदेह में न आ जाए कि नहीं वो क्या था ये क्या था, तो इसलिए मैं इकट्ठे लिखवा दे रही हूँ। फिर भी आप लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ, यहाँ मैं बोल दूँ लिख लेंगे, ठीक। चलिए अच्छा मैं लिखवा देती हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए मेरे साथ बेटा। जहाँ से और से कर्नाटक में भी समाधि मिले हैं, ठीक ना, कर्नाटक में समाधि मिले। अब यहाँ पे आप नाम लिखिए कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में जो समाधि मिले हैं उनका मैं नाम भी लूँ, ब्रह्मागिरी, ठीक, मास्की, मास्की, हल्लूर, हल्लूर। और आंध्र प्रदेश में, ठीक, आंध्र प्रदेश में जो पाया गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो समाधियाँ पाई गई हैं, जहाँ पर स्थल, ये सब स्थल है के नाम है, ठीक है ना। कंदबपुर आंध्र प्रदेश में स्थल है, कंदबपुर, नागार्जुन, नागार्जुनी, नागार्जुन कोंडा। क्यों, ऐसा कहीं नहीं है जो ये नागार्जुन कोंडा पूरे महापाषाण काल हो चाहे महापाषाण काल, सब जगह नाम आया, ठीक। और मीरापुर आंध्र प्रदेश में नाम है भाई, अमरावती, अमरावती, ठीक, ये हो गया। अब आगे लिखिए तमिलनाडु के भी कुछ स्थल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है ना। अब हम यहाँ तमिलनाडु के बारे में लिख दे रहे हैं, तमिलनाडु, आदिचल, आदि नहीं, आदि, आदिचनलूर, ठीक, आदिचनलूर, अमृत मंगलम, अमृत मंगलम, सनूर, सनूर, ये सब क्या है, जगह है तमिलनाडु में, ये सब महापाषाणिक है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जगह नवपाषाण काल में भी है और महापाषाण कालीन संस्कृतियों में भी है, ठीक है, इसीलिए मैं ये नाम लिखवा दे रही हूँ। केरल, अब हम केरल की बात करते हैं। केरल, केरल में क्या क्या है ज़रा लिख लीजिए। माचड़, 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 पंजयनूर, पंजयनूर, मंगूड़, मंगूड़, ये है मंगूड़, म लिखा है भाई, ये म है, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा, मंगूड़ ही है तो है। ये केरल के स्थल है, ठीक। इस केरल के माचड़ से ग्रेनाइट की चक्की मिली है, ठीक है ना। ये जो माचड़ जगह है आप लिख लीजिए, केरल के माचड़ से, केरल के माचड़ से ग्रेनाइट की चक्की मिली है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर की, ग्रेनाइट की क्या मिली है, चक्की मिली है। यह तिखा हो गया लेकिन आप लोग लिख दीजिए, ठीक है ना, हो गया, लिख लिए। और पितृ पूजा से फिर संबंधित, इस महापाषाण काल में पितृ पूजा से भी संबंधित
पाषाणिक मानव की आकृतियां मिली है। इसका मतलब कि यहाँ के लोग देखिए पितृ पूजा से संबंधित, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, श्राद्ध तो करते हैं, तो कुछ गाड़ या कुछ अनेकों प्रकार से अपना एक प्रतीकात्मक मान के पानी देते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी पितृ पूजा यानी श्राद्ध वाली बातें देखने को मिलती है। कैसे? क्योंकि उस समय के जो उनके जो पितृ लोग थे, पत्थरों के ही उनके आकार प्रकार बना करके उनकी पूजा करते थे। ठीक है ना? लिखिए, पितृ पूजा से संबंधित ऐसे ही लिख लीजिए। लिखिए, पितृ पूजा से संबंधित मानव पाषाण की आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है ना? आकृतियाँ, ये आकृतियाँ मिली है, कहाँ से मिली है? ये मिली है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के दो जगह हैं, तमिलनाडु के दो जगह हैं। इसका नाम है, लिखिए, ये जो जगह है ना तमिलनाडु का, यहाँ मैं लिख देती हूँ। ठीक, तमिलनाडु का एक जगह है चंगम तालुम, ये जो है जंगम तालुम एक जगह है। ठीक, तमिलनाडु में। और एक जगह है मोत्तूर, एक जगह है मोत्तूर। ठीक, ये दो जगहों से मानव पाषाण की, तमिलनाडु के इन दो जगहों से मानव पाषाण की आकृतियां मिली हैं। कैसी, क्यों आकृतियां मिली हैं? कि पितृ पूजा संबंधित, यानी पितरों के अपने श्राद्ध करते थे। ठीक, ऐसे जो है सर्वश्रेष्ठ ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना? मूर्ति नहीं, मतलब आकृति सर्वश्रेष्ठ आकृति क्या है? प्राप्त हुई है। ठीक, आप ये नहीं लिखेंगे तो भी ये इतना लिख लीजिए। ठीक है ना बेटा? आंध्र प्रदेश के बारे में अब लिखना है। इधर का हो गया ना, नाम डाल दीजिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के एगुआ, कत्तला, ऐसे नाम हैं कि हम तो भाई लेते लेते थक जाएं। लिखिए, आंध्र प्रदेश के एगुआ कत्तला, आंध्र प्रदेश का एक स्थान है एगुआ कत्तला चेरुव से एक साथ 3 मानव पाषाण, एक साथ 3 मानव पाषाण आकृतियाँ मिली हैं। मैं यह लिखी हूँ कि आंध्र प्रदेश के एगुआ, कत्तला, चेरुआ से एक साथ 3 मानव पाषाण आकृतियाँ, मतलब कि यहाँ पर ये इंसान है, समझ लीजिए। ठीक है ना भाई? आप ऐसे ही समझ लीजिए। और यह भी है एक इंसान, तो यह तीनों एक साथ है। ठीक है ना? ये इसके पैर हो गए, क्यों? ये मुंह बना दो इसी में, चलो हमें आता नहीं है। ये 3 एक साथ मानव पाषाण की मनुष्य की आकार में पाषाण की मूर्तियां मिली एक साथ। ठीक,
तमिलनाडु के, और दूसरा ये अलग था, अब ये अलग लिख दीजिए। तमिलनाडु के कोड्डुम, तमिलनाडु के कोडुमनल, कोडुमनल की कब्र से, कोडुमनल की कब्र से तमिलनाडु में एक कोडुमनल है, ठीक, कोडुमनल है, वहाँ से एक कब्र मिला, ठीक, एक कब्र मिला। इस कब्र से कई सारी चीज़ें पाई गई, आप उसका नाम लिखें। हिरन मिला कब्र से, तमिलनाडु के कोडुमनल, ठीक। क्या हुआ, काहे हंस रहे हो? ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे नाम हैं कि बार बार लूँगी तो जीभ भी थक जाता है। अब लिखा है कोडुमनल, ठीक, तमिलनाडु के कोडुमनल से एक कब्र मिला, तमिलनाडु को एक कब्र मिला। इसमें क्या मिले? हिरन मिला है, इस कब्र से हिरन मिला है, मनका मिला है, मनके आप लोग जानते हैं, ठीक, मनके मतलब गुड़िया। अब क्या मिला? एक तलवार मिला, तलवार, और एक क्या मिला है? कुल्हाड़ी मिला है। ये क्या है? सब सारी चीज़ें मिली हैं। और इसके साथ और क्या चीज़ें पाई? ये तो मिला ही कब्र से, ये हिरन, मनके, तलवार, कुल्हाड़ी तो मिला, इसके साथ कुछ और भी चीज़ें पी, इसके साथ कुछ और भी चीज़ें मिली है। क्या मिली इसके साथ? तमिल ब्राह्मी लिपि, इसके साथ तमिल ब्राह्मी लिपि के अवशेष पाए गए हैं, अवशेष पाए गए हैं, ठीक, अवशेष पाए गए हैं या मिले हैं, ठीक ना। यहीं पर इस जगह की बात हो रही है। कोडुमनल से कब्र मिला और इसी कोडुमनल से तमिल ब्राह्मी लिपि के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। यह बात समझ में आई? अगर ना आई हो बेटा तो जल्दी बताइए, मैं इसे फिर से समझाऊं। बोल, हो गया? चल, ना आए तो तुरंत रोक दिया करिए, या आपका लिखा ना हो तब भी रोक दिया करें आप लोग, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है ना ही कोई दिक्कत है। मैं बहुत करूँगी, जहाँ 4 क्लास होता है वहाँ 5 क्लास बन जाएगा बस, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे समझ जाएं आप लोग। देखिए, महापाषाण युगीन संस्कृति की 2 विशेषताएं थे। हेडलाइन डाल दीजिए, महापाषाण युगीन संस्कृति की 2 विशेषताएं थी, 2 विशेषताएं हैं, ठीक है ना। अब ये विशेषताएं कौन सी है? यह विशेषताएं कौन सी है? अब हेडलाइन तो आप डाल दीजिए, ठीक। अब देखिए, इस संस्कृति में ये पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या है? इस संस्कृति में, यानी कि महापाषाणी संस्कृति में, लिखिए, इस संस्कृति में पाषाण के साथ साथ, पाषाण के साथ साथ लोहे का प्रयोग हुआ है। पाषाण के साथ साथ लोहे का प्रयोग हुआ है, लोहे का प्रयोग हुआ है, ठीक। अब दूसरा लिखिए, दूसरी विशेषता,
काला एवं लाल मृदभांड, काला एवं लाल मृदभांड, काला एवं लाल मृदभांडों को, काला एवं लाल मृदभांडों के उदय ने उद्भव से संयुक्त होना। देखिए, ये जो विशेषता हम क्या बताएंगे, इस संस्कृति में पाषाण यानी पत्थर के साथ साथ लोहे का भी प्रयोग हो रहा है दक्षिण भारत में। लेकिन यहीं अगर हम ताम्रपाषाण काल की बात करें तो पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग हुआ था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोहा परिलक्षित हो रहा है। ठीक है। और दूसरा जो है काला एवं लाल मृदभांडों के उद्भव से संयुक्त होना, यानी कि यहाँ पर काला और लाल मृदभांड दोनों प्रकार के यहाँ पर मृदभांड पाए गए हैं महापाषाण काल की संस्कृति में। अब आगे लिखिए, महापाषाण संस्कृति का कालक्रम, ये लिखिए महापाषाण, ये अगली लाइन है, महापाषाण संस्कृति का कालक्रम कितना है भाई, 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। ठीक। इस काल में, अगली लाइन, इस काल में जीवन और धर्म देखने को मिलता है। ठीक। अभी हम यह लिखा है कि महापाषाण संस्कृति का कालक्रम 1000 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। ठीक। क्योंकि 1000 में ही तो आपका लोहा मिल चुका है ना, वहाँ पर मिल गया था। इस काल में जीवन और धर्म देखने को मिलता है। भाई जीवन यानी गांव का विकास अच्छी खासी हो गया था। क्यों? क्योंकि पाषाण काल के बाद ही तो आया वो महापाषाण काल। वहाँ पर कृषि सीख गए थे ना, पशुपालन सीख गए थे, सारे काम करने लगे थे। ग्राम का समुदाय, ग्राम जो है वहाँ पर उदय हो चुका था। जब उदय हो गया तो यानी सभ्यताओं ने भी जन्म लिया, संस्कृतियों ने, तभी तो वहाँ पर जीवन, भाई उसका दाह संस्कार वगैरह भले ही कब्र के रूप में हो रहा है, दूसरा श्राद्ध भी हो रहे हैं। यह क्या है? धार्मिक कर्मकांड तो है। ठीक। अब आगे लिखिए, महापाषाण युग के लोग, लिखिए आगे, महापाषाण युग के लोग पहाड़ों के ढालों पर रहते थे। महापाषाण काल के इस समय महापाषाण संस्कृति के जो लोग थे वो पहाड़ों पर रहते थे। पहाड़ जो ढालू नुमा पहाड़ होते हैं वहाँ पे रहते थे। ठीक। युग के लोग पहाड़ों के ढालों पर
रहते थे, यानी कि इनका पहाड़ पर ही निवास स्थान था। और यहाँ पर जो फसल होती थी, यहाँ पे फसल कौन सी होती थी? इस महापाषाण काल में जो फसल होती थी, धान और रागी, धान एवं रागी। रागी आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, धान जानते हैं, धान से चावल निकलता है। रागी एवं धान एवं रागी का उत्पादन करते थे। उत्पादन करते थे। कैसे करते थे भाई? कृषि करना तो सीख गए थे, है ना? कृषि करना ये सीख गए थे, इसीलिए तो धान और रागी होने लगा था। और आगे लिखिए, इस काल में दक्षिण भारत के अनेक ग्रामों का उदय हुआ। इसी काल में जब ये सब हो गया तो हम देखिए यहीं पे, इस काल में यानी महापाषाण काल, इस काल में दक्षिण भारत में अनेक ग्रामों का यानी ग्रामों का उदय हुआ। इतना हो गया, आप लोग लिख लीजिए। हो जाए तो तुरंत बताए। हो गया? हो गया क्या बेटा? चल, हो गया ना? अब आगे लिखिए। आदित्य नल्लूर, ये नल्लूर, आदित्य नल्लूर एक जगह है। आदित्य नल्लूर से दक्षिण भारत के प्रिय देवता मुरुगन की, आदित्य नल्लूर से दक्षिण भारत के प्रिय देवता कौन थे? मुरुगन जानते हैं? मुरुगन को जानते हैं कि नहीं? मुरुगन की उपासना का साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य मिला है। ये मुरुगन कौन है? ये जो मुरुगन कौन है, यहाँ के देवता है दक्षिण भारत के। ठीक, मुरुगन की मैं बात करूँ तो दक्षिण भारत में यह एक प्रचलित देवता हैं और इनको बहुत ही मानते हैं दक्षिण भारत। मुरुगन का मतलब कि जो भगवान शिव के एक पुत्र थे कार्तिकेय, उन्हीं कार्तिकेय को मुरुगन के नाम से दक्षिण भारत के लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि कार्तिकेय भगवान है। इनको कार्तिकेय से नहीं मतलब, इनको तो बस मुरुगन से मतलब है। आप लोग अगर किसी साउथ इंडियन को देखेंगे, अगर आपको मिलेगा, अगर वो ख़ास तौर से उधर आंध्रा वाले और तमिलनाडु वाले कुछ ज़्यादा ही, वो बात में मुरुगन की कसम खाते हैं कि ना ऐसा नहीं हुआ। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा धर्मों पर चर्चा नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। एक स्थान है अलगैरे, एक स्थान, अगली लाइन लिखिए। एक स्थान है जो है
अलगेरे से अलगेरे, ठीक, अलगेरे कावेरी के, ये जो स्थान है अलगेरे, यह कावेरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह अलगेरे जो है कावेरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, ठीक। स्थित था लिख दीजिए भाई, पुराने जमाने का नहीं, ये जो है उस समय कावेरी नदी के उत्तरी तट पर यह अलगेरे नाम का स्थान था। वहाँ पर, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से महापाषाण काल का एक मुख्य आवासीय केंद्र मिलता है। इस अलगेरे से महापाषाण काल का मुख्य आवासीय क्या होता है, आवासीय भाई, आवासीय का मतलब घर, ठीक, आवासीय एवं समाधान केंद्र मिलता है, समाधान केंद्र मिलता है, ठीक। और मिलता है नहीं, था, लीजिए केंद्र था, ठीक। यहाँ पर ये कि ये अलगेरे जो है कावेरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित था और इसी अलगेरे से महापाषाण काल का एक मुख्य आवासीय और समाधान केंद्र था वहाँ पर, कि बहुत मतलब केंद्र मतलब समझ लीजिए कि एक यहाँ पर हमारे यहाँ कब्रिस्तान, वहाँ रहने के लोग भी थे और बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान संख्या में पाई गई, ठीक। इसका मतलब यह हुआ, आप लोग लिख लीजिए इसको, हो गया। यहाँ से, इसी जगह से, अलगेरे की बात कर रही हूँ, यहाँ से, ठीक, यहाँ से मतलब इसी जगह की बातचीत हो रही है, ठीक। यहाँ से भित्ति आरेख किसे पता है, भित्ति आरेख और हड़प्पा तथा ताम्रपाषाणीय भित्ति, यहाँ पर देखिए ताम्रपाषाण आ रहा है भाई, थोड़ा सा क्या आ रहा है भाई बताती हूँ, ताम्रपाषाणीय भित्ति आरेख में काफ़ी समानता है, समता है, काफ़ी समानता। यह लाइन जो भी हमने लिखा है कि यहाँ, लेकिन यहाँ से, यह तो हम बता चुके, यहाँ से भित्ति आरेख और हड़प्पा तथा ताम्रपाषाणी भित्ति आरेख की काफ़ी समानता है, कि इस जगह पे अलगेरे से जो ताम्रपाषाणी अलगेरे स्थान है वहाँ से भित्ति आरेख का मतलब कि जो दीवार है उस पर कुछ चित्रकारी की गई है, ठीक, दीवार पर चित्रकारी की गई और ऐसी चित्रकारी हड़प्पा में भी थी, ऐसी चित्रकारी हड़प्पा में भी पाई गई। और ताम्रपाषाणिक भित्ति की जो ताम्रपाषाण काल में भी चित्रकारी हुआ, ताम्रपाषाण काल में चित्रकारी हुआ, यानी भित्ति आरेख जो भित्ति पर जो चित्र वगैरह बनाए जाते थे वह भी यहाँ पे देखने को मिलता है। नहीं समझा? हम यह बता रहे हैं कि अलगेरे नामक स्थान से महापाषाण जो है महापाषाणिक स्थल है, अलगेरे नामक स्थान से भित्ति आरेख
यानी दीवारों पे चित्र मिले, और वह चित्र हड़प्पा में भी था और ताम्रपाषाण के जो भी चित्र थे वहाँ पर भी वह देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ। हो गया क्या? हो गया? आगे बढ़े? हुआ तो आगे बढ़े, बताए। अब आप डालिए समाधियों के प्रकार। कुछ हम समाधि जो प्रमुख हैं उनके हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक बेटा। समाधियों के प्रकार, अलग अलग समाधियाँ हैं, बहुत सारी समाधियाँ हैं। समाधियों के प्रकार, हेडलाइन डाल दीजिए, समाधियों के प्रकार। लिखिए समाधियों के प्रकार, ये आपका हेडलाइन होगा, ठीक। अब पहला समाधि लिखिए, एक नाम लिखिए डालमेन। एक जगह नाम आया भी था ना ये, डालमेन। डालमेन का अर्थ क्या होता है? डालमेन का अर्थ होता है कि मेज वाली, जो मेज की तरह जो समाधि बनी थी, पत्थर की मेज, ठीक। डालमेन का अर्थ जो होता है, अर्थ यहाँ पे लिख, डालमेन का अर्थ पत्थर की मेज। मेज मतलब जानते हैं ना, टेबल। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्टोन टेबल कहेंगे, मेज। डालमेन का अर्थ होता है पत्थर की मेज। लिखिए यहाँ पे, इस प्रकार के महापाषाण, इस प्रकार के महापाषाण से जुड़े, महापाषाण से जुड़े कब्र जमीन के ऊपर बने होते, जमीन के ऊपर बने होते थे। हमने क्या बताया कि जमीन ये गाड़ दिया गया, ठीक। ये तो इसको एक चौतरा नुमा टेबल की तरह इसको ऐसे ऐसे बना दिया जाता था, ठीक है ना, मेज की तरह। मेज आप लोग जानते हैं, ऊपर दो पत्थर ऐसे रखा, ऐसे ऐसे, और ऊपर से ऐसे ये गोड़े हो गए, यहाँ पे सोए हैं। सोए हैं मतलब मरे हुए हैं भाई। अब दूसरा एक लिखिए, ये दूसरे प्रकार की समाधि है नडुकल। नडुकल, नडुकल। इस नडुकल को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लिख दे रहे हैं मेनहीर। एक न है मेनहीर, ये मेनहीर है, यह क्या है? मेनहीर, ठीक। नुडकल या मेनहीर। यहाँ से, इस नुडकल से, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ, यहाँ से ये नुडकल जो मेनहीर जो समाधि होती है, ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ एकाश्म स्मारक है। एकाश्मक स्मारक है, ठीक। यह ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ एकाश्मक स्मारक। क्या वही लाइन कट गई? चलो फिर से लिख देती हूँ। यही तो मुख्य चीज़ है, एकाश्मक ही, ग्रेनाइट पत्थर और एकाश्मक। ठीक है, हो गया। अब सही है। इस प्रकार की कब्र, ये जो है नुडकल या मेनहीर, ये नुडकल या मेहनीर प्रकार के कब्र
और कहाँ कहाँ पाए गए भारत में? बुर्ज होम पाए गए, और एक जगह और मिले थे ना उसके पास एक गुफ कराल। लिखिए, इस प्रकार की कब्र कहाँ पाए गए हैं भाई? बुर्ज होम और कहाँ पाए गए? नाम अभी बताया था ना, गुफ, बुजुर्ग होम एवं गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। ठीक हो गया, इसको लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त और भी कुछ जगहों से पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नाम, इसके अतिरिक्त कुछ और जगह, इसके अतिरिक्त कुछ और समाधियाँ हैं। इन समाधियाँ हैं, कहाँ कहाँ हैं वह मैं समाधियों की नाम लिख रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक, संगोरा, लिखिए नाम, संगोरा या वृत्त समाधि, संगोरा या वृत्त समाधि, छाता समाधि, ठीक, छाता समाधि, अत्येष्टि समाधि। ठीक, ये हो गया। यहाँ मैं यह लिखी हूँ कि इनके अलावा भी कुछ समाधियाँ मिली। समाधियों का प्रकार है संगोरा या वृत्त समाधि, ठीक, छाता समाधि, अत्येष्टि समाधि। ठीक है बेटा, यह हुआ है। केरल के एक नाम लिखिए, केरल। ठीक, कितना लिख लिए थे ना, हो गया था ना। केरल के कोचीन जिले से, केरल के, लिखिए, केरल के कोचीन जिला है भाई, जिले से, केरल के कोचीन जिले से नहीं, केरल लिखिए यहाँ पर, जिले के कटकम्पल एक स्थान है, कटकम्पल एवं त्रिपुर के पोरकलम से गुफा समाधि मिली है। गुफा समाधि मिली है। इस गुफा समाधि को एक और नाम से भी जानते हैं, तडी गुफा। ठीक है ना। अभी हम यह लिखें कि केरल के कोचीन जिले के कटकम्पल एवं त्रिपुर के पोरकलम से गुफा समाधि मिली। गुफा यानी कि गुफाओं में वहाँ उनको सुला दिया गया, दफना दिया गया, गुफा समाधि। उस गुफा समाधि को एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तडी गुफा के नाम से। इसके कोष्टक में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? उत्तर भारत में लिखिए, अब इसे हटाई देते हैं। अब हम आ गए उत्तर भारत में। थोड़ा सा उत्तर भारत में भी बाद में ढूंढा गया है कि महापाषाणिक स्थल हैं। उत्तर भारत में कनिंघम ने, लिखिए, उत्तर भारत में
कनिंघम ने, उत्तर भारत में कनिंघम ने विंध्य क्षेत्र के मिर्ज़ापुर में, विंध्य क्षेत्र के मिर्ज़ापुर में बृहद पाषाणिक समाधियों की खोज की। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में बृहद पाषाणिक समाधियों की क्या की है? खोज की है। इन्होंने खोजा है, खोज की, ठीक है ना। यह हमें लगे उत्तर भारत में कनिंघम ने विंध्य क्षेत्र के मिर्ज़ापुर में बृहद पाषाणिक समाधियों की खोज किया है कि इन्हें मिला कि वह बृहद पाषाणिक यानी महापाषाणिक यहाँ नहीं लिखे, बृहद पाषाणिक, उसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे भी महापाषाणिक काल के लोगों की बातें देखने को मिलती है। यहाँ तो कनिंघम ने खोजा, इसके तुरंत बाद ही, इसके बाद यहाँ पर एक और लोगों ने खोजा। इसके बाद जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में इस क्षेत्र में यानी ये मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान कार्य किया गया। व्यापक अनुसंधान कार्य किया गया, ठीक। विंध्य क्षेत्र के उत्तरी छोर के महापाषाणिक स्थल हम लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे अगली लाइन है, विंध्य क्षेत्र के उत्तरी छोर के महापाषाणिक स्थलों की हम बात लिख रहे हैं। महापाषाणिक स्थल ये कौन से हैं, जरा हम यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ककोरिया एक जगह है, एक जगह है। जंगल महल, ठीक। कोटिया यह कोटिया जो है, इस कोटिया की हम बात करें, यह कोटिया बेलन घाटी में स्थित है। यह कोटिया बेलन घाटी में स्थित है। इस कोटिया से क्या पाए गए हैं? इस कोटिया से लोहे के औजार पाए गए। यहाँ कोटिया लिखा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। मैंने इसे घेर दिया है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ठीक से देख लीजिए। यहाँ पर हमने लिखा था कोटिया, ठीक। इस यह कोटिया जो है, यह कोटिया कहाँ है? बेलन घाटी में स्थित है। और इसी कोटिया से लोहे के औजार भी पाए गए हैं। कोटिया से लोहे के औजार मिले हैं। देखिए यहाँ पर विंध्य क्षेत्र के हम उत्तरी छोर की महापाषाणिक स्थलों की बात की है, जहाँ से काकोरिया, जंगल महल, कोटिया। यह कोटिया बेलन घाटी में स्थित है और इस कोटिया से लोहे के औजार मिले हुए हैं, ठीक है ना। इतना हमने लिख लिया तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वाराणसी के पास एक स्थान है चकिया। ठीक, वाराणसी के पास लिखे, वाराणसी के पास चकिया है, चकिया, चकिया है। ठीक, इस चकिया से क्या पाया गया? देखिए, अब हम यही लिख दें, चकिया से चंद्रप्रभा नदी घाटी के, इस चकिया जो है चंद्रप्रभा, चकिया से, चलो, चकिया से चंद्रप्रभा नदी घाटी के हथनिया पहाड़ी, ये जो है चकिया में चंद्रप्रभा नदी घाटी है। चकिया में चंद्रप्रभा नदी घाटी है। ठीक, इस नदी घाटी से इस नदी घाटी में जो है एक पहाड़ी है, इसका नाम है हथनिया पहाड़ी। हथनिया पहाड़ी। इस पहाड़ी से संगोरा समाधि मिला हुआ है। संगोरा समाधि मिला है। ठीक, इतना लिख लिए आप लोग? चलिए लिखिए आगे। अब हम जरा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के भी कुछ नामों को मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है ना, महाराष्ट्र यही लिख दे रही हूँ। ये हो गया क्या? हो गया? नहीं, चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक अगली लाइन है, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से, इसे हटाई देते बेटा, हो गया तो हट ही जाए। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जो समाधियाँ पाई, विदर्भ क्षेत्र में समाधियाँ जो पाई गई हैं, जो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से समाधियाँ, जो समाधियाँ हैं उसकी हम बात करिए, समाधियों की बात हो रही है। ठीक ना, वो कौन कौन से स्थल, समाधियों के स्थल की बात हो रही है, समाधियों के स्थल। ठीक, ये स्थल कौन से हैं? नायकुंड एक स्थल है, नायकुंड। कौंडिन्यापुर तीसरा नंबर है। महुरझरी या माहुरझरी। ठीक, महुरझरी या माहुरझरी भी कई जगह नाम लिखा रहता है। जूना पाड़ी। ठीक, अब एक स्थान है पौनार, एक स्थान है ताकल घाट। ठीक, यहाँ से क्या पाया गया? ये सब से क्या है? समाधि मिली है। ठीक ना, ये हो गया, समाधि प्राप्त हुई है, यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक, हो गया इतना, आगे बढ़े। अब हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक, बरार के लिखे, बरार के माहुरझरी से क्या मिला है? लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक, और इस कुल्हाड़ी में जो है इस कुल्हाड़ी में 6% कार्बन मिला है। इस कुल्हाड़ी में
जिसमें 6% कार्बन है, और इस 6% इस कुल्हाड़ी में 6% कार्बन होने के नाते इसे इस्पात की संज्ञा दी गई है। इसे इस्पात की संज्ञा दी गई है। ठीक, इतना हो गया। अब अगला लिखिए, मारझुरी एवं नायकुंड से, कुछ नाम हम पहले लिखवाएं अभी थोड़े से ना, उन्हीं नामों के में कुछ न कुछ बातें लिख रही हूँ। ठीक, मारझुरी, मारझारी, भाई एक जगह हो मारझारी और मारहुरी एक जैसे नाम लिखते हैं। मारझुरी एवं नायकुंड, अभी नायकुंड की भी हम बात लिखे थे, ठीक है ना। नायकुंड के प्रत्येक महापाषाणिक कब्र से तांबे के अवशेष मिले हैं। तांबे के आभूषण और घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष मिले हैं। अब देखिए, अभी हम यहाँ पर तो आपको ये बता दिए कि बरार के मारझुरी से लोहे की कुल्हाड़ी मिली और जिसमें 6% कार्बन है। इस कार्बन की वजह से इसे इस्पात की संज्ञा दी गई। अब ये दूसरी है, मारझुरी एवं नायकुंड के प्रत्येक महापाषाणिक कब्र से, जो इन दो जगहों से जितने भी महापाषाण काल के कब्र मिले उसमें तांबे के आभूषण और घोड़े के अवशेष पाए गए। यानी कि तांबे के ये लोग आभूषण पहनते थे और घोड़े, यानी इनके पास घोड़ा था, तो जब इनको दफना दिया गया तो इनके साथ जो घोड़े थे वह भी इनके साथ दफना दिए गए थे। ठीक, मारझुरी से एक कब्र मिला है। अब यहीं पे लिख दे रही हूँ इस जगह से। ये तो देखिए ये बिरया, और एक अलग बात है, मारझुरी से एक कब्र मिला है वहाँ पर। चलिए लिखती हूँ, फिर साथ में बोलती हूँ। लिखिए, मरझारी से एक कब्र, मरझारी से एक जो है कब्र है, मरझारी के एक कब्र से, यानी कि एक कब्र है, यहाँ से मनुष्य के साथ संपूर्ण घोड़े की कंकाल मिला है। मनुष्य तो दफनाया गया ही है, लेकिन पूरा का पूरा घोड़े का कंकाल मिल पाया गया है वहाँ पे। कि वो मतलब क्या है, इसका मतलब कि वह योद्धा किस्म का व्यक्ति रहा होगा, तो उसके साथ उसका घोड़े भी दफना दिया गया। मरझारी के एक कब्र से मनुष्य के साथ, कब्र से मनुष्य के साथ घोड़े मतलब अश्व, घोड़े का संपूर्ण कंकाल मिला है, कंकाल मिला है। ठीक, यहाँ पर जितने भी कब्र हैं वह क्या बताता है, योद्धा परंपरा को बताते हैं कि ये सब योद्धा थे, सैनिक थे। यहाँ कब्र, यहाँ की जो है, यहाँ की
कब्र योद्धा परंपरा की ओर इशारा करती है। देखो वही बात हमने लिखी कि यहाँ पर मरहुर झारी के एक कब्र से मनुष्य के साथ घोड़े का संपूर्ण कंकाल मिला, और ये जो कब्र है योद्धा परंपरा की ओर इशारा कर रहा है कि यह एक योद्धा रहा होगा, यह एक सैनिक रहा होगा। ठीक, और इसके साथ, इस मनुष्य के साथ, घोड़ा तो था ही, इसके साथ एक और वस्तु मिली, लोहे का खंजर मिला है। लिखिए, इसके साथ, इस कब्र में इसके साथ लोहे के खंजर कितने लोग जानते हैं ये बताइए? खंजर मिला है। जो ना जाने वो भाई बताए हमें, जानता है क्या? अब देखिए ये हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जो है कुछ महापाषाणिक कब्र पाए गए हैं, वो प्रकार मैं लिख दे रही हूँ, ठीक ना। यहाँ पर अल्मोड़ा देखिए, उत्तराखंड के, एक अगली लाइन है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कुछ समाधि वाले प्रकार पाए गए हैं, समाधि, ठीक ना। महापाषाणिक अल्मोड़ा में यहीं पे लिख दें, ठीक है, हम यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डालमेन, ये डालमेन मिला, डालमेन समाधि है, और केर्ण समाधि है, यह भी समाधि के प्रकार हैं। केर्ण समाधि, मेनहीर समाधि, ये सब समाधि, ये सब क्या हैं? ये सब महापाषाणिक क्या है भाई? कब्र है, ठीक, महापाषाणिक कब्र है। मैं यह लिखी हूँ कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में डालमेन समाधि के प्रकार पाए गए, केर्ण समाधि के प्रकार पाए गए, मेनहीर समाधि के प्रकार पाए गए, और ये कौन से समाधि हैं? महापाषाणिक वाली समाधि हैं, ठीक है ना। अब कुछ बात है राजस्थान की, ये हो गया, ऊपर हटा दे रहे, चलो यहाँ लिख देती हूँ ना, आप लोग इसको लिखिए, हो गया, अच्छा ठीक है, बस एक लाइन, बस आपका यह समाप्त। देखिए, राजस्थान के जो है, राजस्थान के महापाषाणिक स्थल की बात हो रही है, ठीक है ना, महापाषाणिक। अब ये स्थल कौन कौन से हैं, इसके हम नाम लिख दे रहे हैं। एक है खेड़ा जगह है, सतमाश, दाऊसा, ये जो भी हैं, ये जो तीनों राजस्थान के महापाषाणिक जो स्थल हैं, यह तीनों स्थलों में केर्ण प्रकार के, इन तीनों में, मैं इस तीनों की बात कर रही हूँ, ठीक, इन तीनों में केर्ण शैली के महापाषाण मिले। केर्ण एक हमने बताया ना, केर्ण शैली के महापाषाण मिले हैं, महापाषाण मिले हैं, ठीक, यह बात समझ में आई। हम यह बताएं कि राजस्थान में भी महापाषाणिक स्थल पाए गए हैं, वो ये तीन प्रमुख हैं, खेड़ा, सतमास और दाऊस। और यहाँ पर जो समाधि बनाई गई है, समाधि का मतलब ये वाली,
ये इस तरीके के जो बनाई गई या इस तरीके का बनाया गया वह केर्न शैली में बनाया गया है। ठीक, अब इतना देखिए हो गया। अब यह आपका चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक, अब हमारी जो चर्चा होगी वह होगी सिंधु घाटी पर। यह इतना हमारा छूट गया था, इस वजह से आज 3 क्लास में हमने समाप्त कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया और यहाँ से आप लोगों का परीक्षा में जो प्रश्न जरूर फंसेंगे। ठीक, और एक सूचना ये है कि मेरे द्वारा एक क्रैश कोर्स के रूप में यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस भी आरंभ होंगी। वह क्लासेस अलग प्लेलिस्ट में होगा। जब आप इसे खोलेंगे, गुरुस्थल यूट्यूब चैनल को जब आप खोलेंगे तो एक तो हमारा ये पूरा चल रहा है कॉलम, एक में तो हमने कुछ सामान्य जानकारियों में 3 वीडियो डाला है। बाकी हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है जिसमें प्राचीन करीब 22 या 23 वीडियो पड़े हुए हैं अभी तक। उसी में प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो उसमें यूपी टीजीटी पीजीटी का एक कॉलम बना होगा, यानी एक प्लेलिस्ट में एक नाम है लिखा है। अभी तो मैं सिलेबस उसमें सिर्फ डाली हूँ, बस 1-2 दिनों में मैं उसकी भी क्लासें स्टार्ट कर दूँगी। तो आप में से जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी के इतिहास का पेपर देना चाहता है, वह इच्छुक है, उसकी क्लासें वहाँ से कर लेगा। यहाँ जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही विस्तृत है। यह यूजीसी नेट या अन्य कितने भी बड़ी परीक्षा आप IAS की भी दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन वहाँ ये थोड़ा सा कम होता है, इस वजह से वह अलग। मैं चाहूँ तो इसी पे लिख दूँ, लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना है कि पता चले कि बच्चे यहाँ पढ़ लें और उनका प्रश्न ना फंसे। तो उनके स्तर का वहाँ पढ़ाया जाएगा। कुछ प्रश्न आपको यहाँ से भी मिलते लगेंगे और कुछ प्रश्नों में अंतर जरूर होगा, तो उनके प्रकृति के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। प्रकृति का मतलब कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो प्रकृति है, प्रश्नों का जो पूछने का जो सिलसिला है, उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक, मेरे द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।